वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम ड्री ट्रिपल एस बी का ई पेपर करते हैं। तो मैंने आपको 2 सितंबर शिफ्ट मेल की थर्ड का शिफ्ट का पेपर करा दिया था। उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज ये हमारी सेकंड क्लास है एंड होप सो कंप्लीट हो जाए आज की क्लास में, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नियर ही है, मे बी जुलाई तक हो जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दिया है लेट एफ एंड जी बी अ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई एंड ऑल्सो ईच फंक्शन इज बाउंडेड ऑन आई, देन व्हाट कैन यू से नोट अबाउट एफ डॉट जी। इसको करने से पहले ना इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ मैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसने क्या दिया है कि एफ एंड जी हमारा क्या दे दिया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन दे दिया। अब जब भी ना इसने वैसे नोट पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन लिखा हो, तो आपके माइंड में ना एक चीज़ ऑलरेडी होनी चाहिए कि जब भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की बात होगी ना तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा। मतलब ये होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा हमारा, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की बात होएगी ना तो आपके माइंड में दो चीज़ें एग्जैक्ट आनी चाहिए कि एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा एंड दूसरा क्या, वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो आपको ऑप्शन भी इसी टाइप के मिलेंगे। जैसे हमें फर्स्ट यहाँ ये ऑप्शन ही थे ए बी, आपका ए ये था, बी ये था, ठीक है, सी एंड डी यही ऑप्शन थे आपके। क्या दिया हुआ था कि अब इसने पूछा कि कौन सा नहीं होगा, तो मैं आपको नीचे से बता के चलती हूँ, ठीक है। फिर क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही था इसका, एफ डॉट जी इज़ ऑल्सो बाउंडेड बिकॉज एफ एंड जी आर बाउंडेड। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एफ एंड जी क्या दे दिया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दे दिया। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा एंड कंटिन्यूस होगा। तो ये बात तो ठीक है। अब ये कंटिन्यूस भी होगा एंड एफ एच जी क्या आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये तो हमें गिवन ही है। लेकिन एफ डॉट जी हमारा क्या होगा, इंटीग्रेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के साथ इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। ये तो हमारा रीमान इंटीग्रल में चला जाता है। डी ट्रिपल भी आपको इस टाइप के ही ऑप्शन देता है, ठीक है। आपको मतलब अगर उसका कंसेप्ट पता है तो आप इजीली क्या कर लोगे, उसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही ईजी वे में बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू जीरो अलोंग द डायरेक्शनल यू इज इक्वल टू ए एंड बी। देखो थोड़ा सा ना, थोड़ा आपके ना माइंड में मतलब थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये पेपर कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, तभी डायरेक्ट एग्जाम इस पे आए हो, पी वाई क्यू पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक आपको ना ये पता होना चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, ये नाम आते ही ना आपके माइंड में आना चाहिए डेल डॉट एफ। वैसे एफ पे चलता है ये, ठीक है, फाइल लिख रखा है यहाँ पे डेल डॉट एफ, ठीक है। इसने यही बोला है कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स वाई जीरो दे दिया, थोड़ा ना इसको सोचने की वो करो, ये वैसे ही हो जाएगा, क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो फंक्शन हमें क्या दे दिया, दोनों का जीरो दे दिया, ठीक है। और सी पे जो वैल्यू है मतलब एक्स और वाई की, वो भी क्या दे दी, जीरो दे दी। तो डेल डॉट एफ, डेल का मतलब क्या होता है, करली एक्स अपॉन करली वाई, करली एफ अपॉन में करली वाई, मतलब डेरिवेटिव ही होता है ना। लेकिन वो ऑलरेडी हमें जीरो दे दी और फंक्शन की वैल्यू भी क्या दे दी, जीरो दे दी, मतलब कॉन्स्टेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर हमारा डायरेक्ट ज़ीरो आएगा, ठीक है। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करके देखूंगी, हमें दिया ही देखो कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें जीरो दिया। मान लो अगर यहाँ पे फंक्शन कुछ ना कुछ दिया होता, ठीक है, वो जीरो नहीं आता, जैसे कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई में कुछ वैल्यू आ जाती, लेकिन जब मैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करती तो वो कांस्टेंट भी वहाँ से क्या जीरो लेके लाता ना एक्स और वाई की जगह, क्योंकि दोनों जीरो जीरो दे रखे हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये थोड़ा ना माइंड से करने वाला क्वेश्चन था, हैज़ कंपेरिजन टू पेन चलाना। सो होप सो गाइज आपको ये समझ में आया। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव आते ही ना आपके माइंड में आना चाहिए डेल डॉट फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। अब ये क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में ना सिंपली आपको डबल इंटीग्रल दिया है, ठीक है। डबल इंटीग्रल दिया है तो आपके माइंड में आना चाहिए गॉस डाइवर्जन थ्योरम। ये वाली कौन सी थी, जो हमारी वॉल्यूम पे चलती थी। मैंने बताया ना गुस्सा आते ही उसने वो शीशा तोड़ दिया, और वो शीशा कौन सा था, वॉल्यूम का था। मैंने मतलब आपको ये याद करवाई हुई है, स्टोव भी याद करवाई है,
एंड ग्रीन थ्योरम, मतलब ये 3 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेना। मैंने मतलब इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बन जाएगी, जो फर्स्ट पेपर कराया था ना उसमें आपको अलग से बताई थी तीनों थ्योरम, गॉस डाइवर्जन एंड स्टोक क्या होती है, मतलब थंबनेल पे देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई जो फर्स्ट पेपर पढ़ाया था स्टार्टिंग से उसमें। तो हमें दे दिया फाइंड द, हमें क्या बताना है, डबल इंटीग्रल बताना है। अब देखो ध्यान से देखना, जो गॉस डाइवर्जन है ना वो हमारी क्या चलती है, सरफेस ए वॉल्यूम पे चलती है, कि एफ डॉट एन डी एस हमारा किसका होता है कि वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। अब हमें एफ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और डेल का मतलब क्या होता है, करली एक्स अपॉन करली वाई अपॉन में करली जेड, करली एफ अपॉन करली वाई प्लस करली एफ अपॉन में करली जेड, तीनों के रिस्पेक्ट में होता है। जब मैंने फर्स्ट वाला देखा, पहले यहाँ ध्यान से देखो, मैं जो बता रही हूँ कि करली एफ अपॉन करली क्या निकालना है, एक्स, लेकिन इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये तो हैज़ अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ जेड प्लस एक्स प्लस डी वाई, अब यहाँ पे भी नहीं है वाई, क्योंकि करली एफ अपॉन करली क्या करना है, वाई करना, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। इसी तरह एक्स प्लस वाई डी जेड, यहाँ पे जेड नहीं है, तो ये दोनों ऐसा कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। अब इसका पूरा इंटीग्रल का आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म दी ही नहीं है, ठीक है। आई बात इतनी समझ में, मैंने कैसे किया है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं, क्योंकि इसको डेरिवेटिव करना होता है यहाँ पे। अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ जेड नहीं है, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच फंक्शन डिफाइन ऑन आर बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी फंक्शन एक्स इन आर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब एक बात ना गांठ बांध लो, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन मिलेगा ना, एक मतलब वो आया हुआ है, ये मैंने पहले भी एग्जाम में करवाया था आपको, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब फंक्शन की जो इमेज है ना वो खुद आ जाए तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। बस इसको वैसे याद कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट हमें दे दिया, विच कंडीशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन चेकिंग ऑफ द टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम के लिए कौन सी कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड नहीं करती। अब मैंने आपको मतलब लास्ट पेपर में बताया था टेलर थ्योरम क्या होती है, एंड टेलर थ्योरम की एक्सपेंशन भी बताई थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा था। तो आपके लिए ये होमवर्क है, अगर मेरी मतलब पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो मेरे को टेलर थ्योरम की एक्सपेंशन है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या थी। तो अब इसने कंडीशन दे दिया कि टेलर थ्योरम के लिए क्या कंडीशन होती है। वैसे तो अगर इसकी याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर लेना कि ये बाउंडनेस फंक्शन पे नहीं चलता, ठीक है। क्यों नहीं चलता, वो इसकी एक्सपेंशन जो होती है ना वो अप टू इनफाइनाइट तक चलती है, क्योंकि वहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए ये हमारा बाउंडेड पे नहीं चलता। यही इस पे ये पूछा था गलत कौन सा है, हमें दे दिया इट्स n-1 है, डेरिवेटिव इज डेरिवेबल ऑन ए एंड बी। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जिसको इसकी एक्सपेंशन पता है ना, इसकी मतलब मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे इस पे चलता है, जैसे पहला फंक्शन ले लो, पहले यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल और एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए पे ही चलता है ये, ठीक है, इसकी पावर क्या होगी 1। इसी तरह जब अगला फंक्शन लूँ एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स माइनस ए का 2, तो इस टाइप के एफ ऑफ, यहाँ एफ ऑफ नहीं आता, एक्स माइनस ए की क्या होती है 2, ये इस टाइप का फंक्शन होता है, अप टू एन टर्म तक चलता है। अब यहाँ पे एन टर्म तक बोला है ना, n-1 है डेरिवेबल, यस ये बात बिल्कुल ट्रू होती है। इट्स n-1 डेरिवेबल इज कंटिन्यूस, ये डेरिवेबल भी होता है कंटिन्यूस भी होता है क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। जब भी कंटिन्यूस की बात हो ना, सी से सी होता है, यानी कि क्लोज कंटिन्यूस से क्या होता है क्लोज होता है। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक ए एंड बी के बीच में जो फंक्शन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, बस यही कंडीशन होती है, बाउंडेडनेस पे नहीं चलता, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन इस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये बाउंडेड तो होता ही नहीं है, ये अप टू चलता ही जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें गलत पूछा था, होप सो आपको समझ आया। नेक्स्ट दे दिया हमें, व्हेन विल बी द मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेबल एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स वाई विल बी सिंगुलर। अब जब भी सिंगुलर की बात आती है ना, तो इस जो ये मैट्रिक्स है ना, ये हमारी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। अब हमें फंक्शन क्या दिया पहला कि एक्स माइनस वाई और एक्स वाई, हमें दे दिया कर लिया अपन कर लिया एक्स माइनस वाई। अब पहले आपने लेना है एक्स माइनस वाई, एक बार क्या इसको जब मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करते हैं ना, तो इसको इस टाइप से सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना, जो पहले वाला, एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जो सेकंड फंक्शन होता है ना, वो नीचे आता है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। जब हमने इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई,
क्योंकि y हैज़ अ कांस्टेंट रेट हो रहा है, और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा x। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमारा यहाँ इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब ये मैंने इसको हैज़ अ डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो ऐसे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो क्या आ जाएगा, सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसने क्या बोला था, सिंगुलर, कोई भी फंक्शन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो यही कंडीशन लगा दी और यहीं से इसका आंसर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर। होप सो आपको समझ आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द ऑक्सीलेशन ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन f ऑन इंटरवल a एंड b इज डैश ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई माइनस में f ऑफ x माइनस f ऑफ y ऑफ a नंबर। इसने क्या बोला है, ये ना एज अ रिजल्ट होता है, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना कि क्या द ऑक्सीलेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन है ना इंटरवल ए एंड बी पे दिया हो तो वो हमारा क्या होता है, सुप्रीमम होता है। बस इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, बाउंडेड फंक्शन ऑन द इंटरवल ए एंड बी को इसको क्या बोलेंगे, सुप्रीमम। बस ये जैसे ये रिजल्ट होता है एफ ऑफ ए बी जो कि क्लोज इंटरवल पे दिखा दिया, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स आई जे। मतलब इसको इस टाइप से सोल्व करते हैं, बट सिंपली आप याद कर लेना, जब कोई भी फंक्शन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, जो ना तो डाइवर्जेंट होता है ना ही क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको फर्स्ट पेपर में। अब इसने दे दिया इस इंटरवल पे तो वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ठीक है, बस सिंपली इतना लर्न करना है आपको। नेक्स्ट हमें दे दिया व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द टेलर एक्सपेंशन ऑफ 10x। अब इसने बोल दिया टेलर सीरीज़ में ना जो हमारा 10x है ना उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, तो 10x की एक्सपेंशन होती है -π/2 से +π/2। ठीक है, इसी तरह आप sin x की याद कर लेना, ये भी हमारी इस पे चलती है -π/2 से +π/2। और जो cos x की होती है ना वो 0 से क्या होती है, पाई। ये तीनों लर्न कर लेना। ठीक है, अब तो एग्जाम में ये है, क्या पता अगली बार आप में ये आ जाए। ठीक है, तो इसको ना अच्छे से लर्न करके चलना है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द फंक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द ग्रीन थ्योरम आर विच काइंड। ये मैंने ना आपको पहले भी करवाई थी पेपर में। जो आपकी ग्रीन थ्योरम होती है ना वो आपकी क्या होती है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होती है। मल्टीपल कनेक्टेडनेस भी किस में होता है, ग्रीन थ्योरम में भी होता है। ग्रीन थ्योरम किस पे चलती है, सरफेस से लाइन इंट्रीगल। और अगर मैं यहाँ स्टोक की बात करूँ तो स्टोक किस पे चलती है, सरफेस से लाइन में चलती है, लेकिन उसमें क्या आता है, कर्ल आता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बस इसने यही बोला है कि जो हमारी ग्रीन थ्योरम है ना वो किस पे चलती है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। इसको लर्न करना है। ठीक है, ये थ्योरम के ऊपर जो कंसेप्ट होते हैं थोड़े बहुत तो ये लर्न करने का। और देखो ये आ ही गया, मल्टीपल कनेक्टेडनेस किस थ्योरम के लिए होता है, ये भी होता है हमारा ग्रीन थ्योरम के लिए। होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाइल फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन व्हाट विल वी गेट इन द केस इट्स सेकंड डेरिवेटिव बिकम 0। अब मतलब ये मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ, 1 मिनट आपको। मैंने यार रफली पेज ले लिया है। ये पता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक यहाँ पे बात आई है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से बताऊंगी थोड़ा सा बिल्कुल इजी वे में। पहला आता है हमारा ना, हमारे जो 2 पॉइंट होते हैं ना 2 टाइप से निकलते हैं। एक निकलता है हमारा स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, और एक निकलता है आपका नॉन स्टेशनरी पॉइंट। हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, जिसमें हमारा फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना एफ डॉट एक्स वो क्या होती है, इक्वल टू 0। और नॉन स्टेशनरी होता है जिसमें जो डेरिवेटिव है ना वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। गोट इट। अब इसमें अब वैसे ना दो बातें होती है। एक इसी में आता है क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है कि इस पे भी फंक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू 0। लेकिन और इसमें एक कंडीशन और होती है कि डज नॉट एग्जिस्ट भी होता है फंक्शन। ठीक है, जब ये 2 कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट को क्रिटिकल। एंड जब ये एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट। और नॉन स्टेशनरी में एक ही बात होती है, एफ डॉट जो फंक्शन का डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हमारी मतलब जो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें जो हमारा एफ ऑफ डैश एक्स है ना जब इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं इस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस केस में बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये दोनों के लिए ना अलग अलग दे रखा है। इसमें तो हमारा ये हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा कि मान लो जब हमारा फंक्शन है पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, और सेकेंड है वो भी एग्जिस्ट हो गया जब मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया। लेकिन अगर जो हमारा तीसरा डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर ये फर्स्ट पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो ये भी इसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये सेकंड पे आता, अगर मान लो फर्स्ट पे नहीं आया, हम सेकंड पे चेक करेंगे,
सेकंड पे आ जाता तो ये होता है इसका पॉइंट। अब सेकंड पे नहीं आया तो हम थर्ड पे चेक करेंगे। इसी तरह थर्ड पे नहीं आया तो हम किस पे चेक करेंगे, फोर्थ पे चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ये फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा इस केस में, किस में, नॉन स्टेशनरी में, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, होप सो आपको मतलब इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसने यही दिया है, क्वेश्चन हमें क्या दिया है मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखो, अब अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। वाइल फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वट विल वी गेट इन द केस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव बिकम जीरो। जब सेकंड डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट है, ये मैंने शायद आपको क्रिटिकल पॉइंट में बताया था कि AC माइनस बी स्केयर जब हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इस केस में निकलते हैं हमारे दो पॉइंट। अगर ये हमारा लेस देन जीरो आता है तो इसको बोलते हैं वैसे हम स्टेशनरी सैडल पॉइंट। ठीक है, जब ये हमारा क्या आता है, जब AC माइनस बी स्केयर हमारा लेस देन जीरो आता है और जब ये इक्वल टू जीरो आता है तो बोलते हैं कि पॉइंट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे देखते थे, तो इस केस में चलता था हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम, कि जब हमारा A है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या आ जाता था, पॉइंट मैक्सिमम। और जो हमारा A है जब वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता था तो उस केस में हमारा क्या आ जाता था, मिनिमम। ठीक है, होप सो आपको मतलब ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इसमें तो ये चीज़ यूज़ नहीं है, इसमें पॉइंट ये थे ना मैक्सिमम मिनिमम, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का था तो मैंने अच्छे से बता दिया आपको। तो होप सो जब ये जीरो आ जाएगा, बिकम सेकंड डेरिवेटिव बिकम जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन से केस में है ये, स्टेशनरी वाले पॉइंट में। ठीक है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, सपोज दैट A is in the domain of the function f such that for all x in the domain f of x less than f of a। तो जब भी आप मतलब इसने क्या बोल दिया, सिंपली एक ना ये डेफिनेशन उठा के दे रखी है आपके एग्ज़ाम में कि हमें ना A दे दिया इस फंक्शन के ऊपर और हमें मतलब इसकी डोमेन किस टाइप की दी है कि f of x है ना, हमें लेस देन दे दिया f of a। तो जो हमारा ये है ना, f is said to have the maximum value at x is equal to a। तो जब भी आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेंगी ना, f of x लेस देन f of a, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो किस पे चलता है, मैक्सिमम पे चलता है। ठीक है, तो बस यही थी थोड़ी सी इसमें बात, ये सिंपली रिजल्ट है आपका और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमें दे दिया द सीक्वेंस गिवन बाय द इंटरवल 0 और 1। अब सिंपल देख लो ना, इंटरवल पूछा है, कौन सा इंटरवल है, अनबाउंडेड नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, डाइवर्जन नहीं, बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड क्यों, क्योंकि इसमें इनफ्रीमम और सुप्रीमम भी है, मतलब एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू भी मिल रही है। जब भी फंक्शन में हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलती है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ y इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वेरिएबल x हैज़ y इज इक्वल टू f ऑफ x देन y इज कॉल्ड। देखो, जब भी हम y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जब भी हम y को x की फॉर्म में ना कर सकें तो उस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बस सिंपली जब भी हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सके तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जब भी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब भी हम y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जब हम y को x की फॉर्म में ना एक्सप्रेस कर सके तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये छोटी सी डेफिनेशन है, बस लर्न कर लेना। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे दिया, इसमें मतलब थोड़ा सा ना डेफिनेशन वगैरह के भी हैं तो वो बस थोड़ा सा माइंड में पता होना चाहिए आपको कैसे क्या होती है, और मैं बहुत सिंपल वे में ही बता रही हूँ। ठीक है, तो होप तो आपको लर्न भी हो रही होंगी साथ साथ। हाउ डू वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सरफेस। अब जब वॉल्यूम की बात आती है ना तो क्या आता है, ट्रिपल इंटीग्रल आता है। ठीक है, गोस में देखा था ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो वॉल्यूम की बात आएगी तो किस में आएगा, 3D, मतलब मैंने बताया था ना, उसमें गुस्सा आते ही शीशा तोड़ दिया, और शीशा कैसा था, 3D था, 3D यानी कि वॉल्यूम का था। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल इट्स ओवर सरफेस। नेक्स्ट हमें दे दिया the necessary and the sufficient condition for a function f to be the Riemann integral is that for every partition p for every epsilon greater than 0 which of the following condition must occur। ये मैंने आपको रीमान इंटीग्रल पढ़ाया हुआ है, देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी होगी। सिंपली रिजल्ट है ये कि जो हमारा अपर इंटीग्रल माइनस में लोअर इंटीग्रल है वो लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ही पूछी थी फंक्शन की क्या होती है, तो यू ऑफ अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन ईच सब इंटरवल। अब इसने क्या बोला है, करेक्ट बनानी है।
अब यहाँ पे क्या है, आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है कि इफ़ अ फंक्शन इंक्रीज, कि कोई भी फंक्शन बढ़ रहा है, मान लो फंक्शन एफ है, मैंने उसकी वैल्यू पहले लगाई 1 2 3 4, अब मतलब अपने उस वे में समझो, आसानी, मैं मतलब उस वे में ही बता रही हूँ जो आसान होता है। जैसे मैंने फंक्शन है 1 2 3, मैंने क्या दे दिया कि इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। भाई क्यों नहीं बढ़ेगा? अब मान लो मैंने एफ कोई फंक्शन ले लिया, मैंने 1 से 2 में ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका इंटरवल बढ़ाना चाहती हूँ, पहले 1 फिर 1.1 1.2, मतलब मैं इसके इंटरवल को इस टाइप से लिख सकती हूँ 1.3 अप टू 20। अब जब मैं इस फंक्शन को बढ़ाते हुए लिख रही हूँ तो भाई इसके सब इंटरवल भी तो बढ़ रहे हैं, तो ये बात तो क्या होगी, गलत होगी ना। मतलब इसको थोड़ा सा मैंने आपको मैथ्स की लैंग्वेज में समझा दिया कि एफ इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। भाई ये बात गलत है, इसने बोला सही कौन सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमें दे दिया एवरी कंटिन्यूस फंक्शन एफ इज़ नॉट रीमान इंटीग्रल। क्या हमारा जो कंटिन्यूस फंक्शन है, प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रल नहीं होता? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन हमारे रीमान इंटीग्रल नहीं होते। अब नेक्स्ट हमें दे दिया एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल। तो अब इसने कौन सी बोली है, इसने ट्रू स्टेटमेंट बोली है ना, तो ये बात गलत होगी। एक मिनट, हमें दिया है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट रीमान इंटीग्रल, तो भाई ये बात गलत है कि जो हमारा प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन है ना वो क्या होता है हमारा, क्योंकि इसने सही स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। मेरे माइंड में रॉन्ग चल रहा था। इसने क्या बोला है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट रीमान इंटीग्रल। भाई हमारा रीमान इंटीग्रल होते हैं, कंटिन्यूस भी बाउंडेड फंक्शन भी, ये हमारे सारे क्या होते हैं, रीमान इंटीग्रल होते हैं। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल। क्या मोनोटोनिक इंटीग्रल, देखो जब भी मोनोटोनिक की बात आए ना तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए माइंड में। हमें दे दिया जब भी मोनोटोनिक की बात आती है ना तो इंक्रीजिंग होना चाहिए और साथ में फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग है तो हमारा क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ द फंक्शन y sin 1/x। तो ये क्या होगा, देखो इसमें ना कंसेप्ट चलता है आपका क्या, कि जो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट होती है वो हमारे ना 0 पे चलती है। तो अगर यहाँ पे कोस की वैल्यू होती ना, कोस 0 होता तो वो हमारा 1 देता आंसर, लेकिन यहाँ पे हमें साइन दिया और साइन 0 क्या होता है, 0। नो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सिंपली है, बस रिजल्ट है, याद करो। नेक्स्ट हमें दे दिया नोट द एप्लीकेशन ऑफ द टेलर सीरीज, कि टेलर सीरीज का ना कहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। तो इट इज़ यूज इन ऑप्टम, ये बस लर्न करने का है, इसको लर्न करना। इट इज़ यूज इन ऑप्टिमाइज टेक्निक भी करते हैं। इट रिड्यूस मैथमेटिकल प्रूफ, यस ये भी। इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ होल फंक्शन, ये भी ठीक है। इट इज़ फेल टू सोल्व द पावर स्लो एन, भाई ये फेल नहीं होता, ये पावर स्लो एनालिसिस को भी क्या करता है, सोल्व करता है, फेल नहीं होता। इसने फेल लिख रखा है, इसलिए ये बात क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया फाइंड कर्ल आर इफ़ आर इज इक्वल टू 2xy प्लस जे प्लस के। अब कर्ल निकालना है तो आपके माइंड में सबसे पहले जैसे डाइवर्जन के लिए डेल डॉट एफ आता है, कर्ल के लिए ना आपके माइंड में आना चाहिए डेल क्रॉस एफ, ठीक है। क्या होता है और क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आई जे के क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली वाई, करली अपॉन करली जेड। फंक्शन हमें क्या दे दिया फक्स का 2xy, और इसका क्या दे दिया 1, और इसका क्या दे दिया 1। तो इसको बस सिंपली अगर आप सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, -2x के, ठीक है। कर लेना, डिटर्मिनेंट ही है ये, तो छोटा सा कर ही लोगे आप। क्वेश्चन हमें दिया है एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी व्हेन एक्सप्रेस हैज इंटरवल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ए बी सी जेड इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक एक्सप्रेस हैज। इसमें पता क्या दिया आपको, इसमें ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका कंसेप्ट कि जब हमें जी क्या दे दिया, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है H1 H2 अप टू एच है, ठीक है। इफ़ एवरी जी, मतलब ये स्मॉल जी है ना, इसमें जी में बिलोंग कर दिया ना, तो इसको यूनिकली इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं H1 H2 अप टू सोन। इसने यही बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, कि जी का प्रत्येक एलिमेंट हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मतलब ए बी सी इस टाइप से है। अगर हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस करें, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ही था, इसके अंदर से लिए, इसका सब ग्रुप हो गया। अब मैंने जी कोई एलिमेंट है वो भी इसके अंदर से लिया, तो उसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे, तो उसको H1 H2 H3 अप टू HN इसी टाइप से डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ ए बी सी की फॉर्म में दिया, तो जो इसका इंटरनल डायरेक्ट मतलब
प्रोडक्ट है, मतलब इसका कोई भी एक यूँ मान लो सब ग्रुप है तो उसको भी ए बी सी डी ऐसे ऐसे कर मतलब इसी टाइप में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ये रिजल्ट है ऐसा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। मतलब थोड़ा मैं एक बार एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ आपको ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है मान लो जी है, ठीक है। जी में ना ए बी सी इस टाइप से आपको दे दिया एलिमेंट, गोट इट। अब ये कह रहा है कि मैंने जी, इसी जी में से ना इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया जी। आप एच ले लो, इसको जी को छोड़ो, एच ले लिया मैंने जी में से, ठीक है। अब जो ये एच है ना, जो ये जी है ये तो इस टाइप से डिफाइन था। अब जो ये एच है ना ये कैसे डिफाइन होगा, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो एच भी सिंपली है ना ए बी सी इनकी डॉट प्रोडक्ट पे ही चलेगा ना, इसके बीच में प्लस आएगा ना माइनस आएगा ना डिवाइड आएगा। जो जैसा जी है ना वैसा क्या होगा, एच होगा, उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो बस यही था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा अब तो। नेक्स्ट हमें दे दिया द एक्सपेंशन ऑफ द पावर सीरीज हैविंग आर हैज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एंड एक्स ए बी द एनी टू पॉइंट इन आर कन्वर्जेंट इफ। सिंपली इसने क्या बोला, कन्वर्जन की डेफिनेशन पूछी है आपकी। तो ये क्या होती है, एक्स माइनस ए इज़ लेस देन क्या होता है, आर होता है। मतलब जब ये पावर सीरीज पे चलते हैं ना तो मतलब क्या कंडीशन पूछी है वही। तो आप वैसे ग्रेजुएशन में भी पढ़ के आए होंगे, एक्स माइनस ए इज़ लेस देन आर। मेरे को तो ना मतलब आधी चीज़ें ग्रेजुएशन से कनेक्ट हो जाती हैं कि भैया मैंने पढ़ा नहीं था ग्रेजुएशन में, ये भी नहीं देखा था, मतलब ये तो होता ही नहीं था, ये फिर भी हो जाता था 1% के लिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्स माइनस ए इन दोनों में से अगर ऑप्शन छाटना हो मतलब इस टाइप से भी कर सकते हो, एक्स माइनस ए इज़ लेस देन क्या होता था, आर। थोड़ा बहुत मतलब ग्रेजुएशन का ना ये नहीं है कि आपको सारा पढ़ना है, ग्रेजुएशन का DSSB के लिए सारा नहीं पढ़ना होता। मेन टॉपिक पढ़ने होते हैं जो मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब आ रहे हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लग जाता है कि पढ़ना क्या है। बाकी इसको भी अच्छे से करोगे ना तो आपका एग्ज़ाम ईजी निकल जाएगा। बट ये है कि समझ के पढ़ो, रट्टा मारोगे तो वही बात है, फिर सिर के ऊपर से ही निकलेंगी। If we are given two overlapping set A and B in the metric space, then what can you say about distance of A and B? तो भाई ये मैंने मैट्रिक स्पेस में पहली डेफिनेशन ही है, मतलब मैट्रिक स्पेस खोलोगे ना, मतलब मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पढ़ा, उसमें जो पहली डेफिनेशन है ना उसी के ऊपर से आधे क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB में। पर इसने बोला है कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ए एंड बी। भाई डिस्टेंस ए माइनस बी ये होता है, डिस्टेंस ए एंड बी हम निकालते हैं तो बी माइनस ए जो कि 0 के इक्वल होता है, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेस की बस यही पूछा था, डिस्टेंस क्या होता है, 0। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया। मैं सोच रही हूँ एक और इसका लेक्चर ले लूँगी, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो होएगी तो आप भी बोर हो जाओगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।